और सुन ले पहले एक चीज, सुन ले। मैंने बोला था बैक पोर्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, वो बोला था माइनर टेस्ट के लिए, बर्न के लिए नहीं बोला था। अरे सर कुछ नहीं हो। अच्छा सुन लो, और मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ लो, वो हमारे रीजनिंग सारी, हमने बोला था इस चैप्टर की रीजनिंग सब केमिकल काइनेटिक्स है। अच्छा बता, वैसे भी तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ना बाद में, मेजर में भी। फिर तुम्हें में से कुछ आके बोलते हैं बाद में कि मेजर टेस्ट में तो हमारे मेजर टेस्ट तो बहुत कम हो रहे हैं, फिर हम कैसे पूरा देंगे, तो अभी से दो ना। और केमिकल काइनेटिक्स तो वैसे भी 24 का आएगा, वो तो 31 जब भी होगा पेपर उसके बाद आएगा। तो बता, तुम आज रिवाइज तो होंगे ना बैक पोर्शन, तो ठीक है। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माइनर टेस्ट के लिए है, बर्न के लिए केमिकल काइनेटिक्स ही है। तो अब देख लें से उसमें बता, यहाँ पर ध्यान, उसमें कोई फायदा नहीं बता, मैं कम भी कर दूंगा कोई मतलब नहीं, मैं हटा दूंगा उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को माइनर में से, लेकिन फिर तुम रिवाइज कब करोगे बताओ। अब देख लें से, पढ़ लो ध्यान से। अब जो हमने लास्ट में स्टार्ट करा था, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी या केसी एंड केएक्स या केपी एंड केसी, तो जो हमने रिलेशन पढ़े थे उसी में ध्यान से था, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी था। और जो हमने पढ़ा था केपी और केएक्स का रिलेशन, उसी को देख ले, केपी इक्वल्स टू केएक्स इंटू पी टोटल रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। लेकिन केसी और केएक्स का केसी इक्वल्स टू केएक्स सी टोटल रेस टू पावर डेल्टा एन जी। अच्छा उसमें लॉग फॉर्म भी हमने पढ़ी थी केपी बाई केसी की, वो सबको ध्यान है, लॉग केपी बाई केसी माइनस डेल्टा एन जी लॉग आर टी इक्वल्स टू 0, तो वो भी हम यूज करेंगे। और किसके लिए केपी बाई केसी मैक्सिमम, किसके लिए केपी बाई केसी मिनिमम होता है, वो भी सबको ध्यान रहेगा। अब उसी में लिख लेना नेक्स्ट। अच्छा था, जब हम केपी केसी केएक्स को यूज करेंगे तो उनकी यूनिट भी लिखेंगे ना साथ में, तो लिख ले नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ केसी केपी एंड केएक्स, केसी केपी एंड केएक्स। अब वो इसका क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा, तो लिख भी लेना साथ में, हमें कोई रिएक्शन लिख कर देगा सपोज इस तरह से। अब पूछेगा इसके लिए यूनिट ऑफ केसी केपी या केएक्स क्या होगी, वो हमें बतानी होगी। तो यूनिट ऑफ केसी केपी एंड केएक्स क्या होगी, तो सबसे पहली चीज हमें सबको पता, किसी की भी यूनिट लानी हो तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वही लिखते हो सबसे पहले। तो यहां पर बता, अगर मुझे केसी की यूनिट लानी है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूंगा ना। तो अब बता, मुझे अगर केसी की यूनिट लानी है तो एबीसीडी कंसंट्रेशन की यूनिट पुट करूंगा यहां पर, और कंसंट्रेशन हम सब जरा किस में लेते हैं, मोलैरिटी में। तो बता, मोलैरिटी पावर n1 मोलैरिटी पावर n2 अपॉन मोलैरिटी पावर m1 मोलैरिटी पावर m2 लिखोगे। अच्छा था, बेस सेम तो पावर ऐड होगी ना, तो क्या लिखोगे, मोलैरिटी पावर n1 प्लस n2। अच्छा डिनोमिनेटर में भी m1 प्लस m2 होगा, एक साथ लिख दो ऊपर ले जाए, तो बता n1 प्लस n2 क्या होगा, माइनस m1 प्लस m2। और मुझे बता दो ये n1 प्लस n2 क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स। तो बताइए मोल का डिफरेंस या डेल्टा एन जी, तो लिख लें यूनिट ऑफ केसी, डायरेक्ट जो हमें याद रखनी है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो क्या होगी, मोलैरिटी पावर डेल्टा एन जी। तो बता डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो यूनिट ऑफ केसी। अच्छा मोलैरिटी की जगह मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा एन जी भी लिख सकते हो, क्योंकि मोलैरिटी है तो मोल पर लीटर ही, तो मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी। अब तुम मुझे डायरेक्ट बता दो इसकी जगह, बता अगर मैं यूनिट ऑफ केपी पूछूं तो बता केपी में कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, तो बता पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर n2
पार्शियल प्रेशर अपॉन ए और बी के पार्शियल प्रेशर पावर m1 m2 लिखोगे। अच्छा लेकिन मतलब पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम। तो बताओ डायरेक्ट लिख दूं क्या? एटीएम पावर n1 n2 एटीएम पावर m1 m2 इसी तरह से आएगा। बस मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगी? यूनिट ऑफ केपी, एटीएम पावर डेल्टा एनजी, एटीएम पावर डेल्टा एनजी। तो डायरेक्ट याद रखना है। अच्छा मुझे बता दो यूनिट ऑफ के एक्स क्या होगी? अच्छा था के एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है ना। तो बता मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन की खुद की कोई यूनिट होती है क्या? तो मोल फ्रैक्शन की जब यूनिट नहीं होती तो के एक्स की भी यूनिट होगी क्या? ये क्या होगा? यूनिटलेस। क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो खुद ही मोल का रेशियो होता है, मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल करते हो ना, तो यूनिटलेस होगा। तो के सी के पी के एक्स। और हमने बोला था लास्ट क्लास में कि केपी वाले न्यूमेरिकल्स में मैं ये केपी और के एक्स का जो हमने रिलेशन पढ़ा था वो भी यूज करेंगे। केपी इक्वल्स टू के एक्स पी टोटल रेस बाय डेल्टा एन जी। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे वो हमारे क्वेश्चन शॉर्ट करवाएगा वो फॉर्मूला, केपी वाले न्यूमेरिकल। लिख लिया सबने? तो बता आगे से पूछे किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ केसी लाएं तो वो क्या होगा? मोलैरिटी पावर डेल्टा एन जी। केपी की यूनिट क्या होगी? एटीएम पावर डेल्टा एन जी। और के एक्स की यूनिट कोई होती ही नहीं है, यूनिटलेस। ठीक है। अब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा और जो ये आज पढ़ा इनको यूज हमने किस तरह से करना है तो उसके लिए क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर बोलो कर। इन द रिएक्शन बोर्ड पर से लिख लें। In the reaction 3O2 gives 2O3. In the reaction 3O2 gives 2O3. At equilibrium बोर्ड पर लिख लें। the concentrations of O3 and O2 are concentrations of O3 and O2 are 10 raised to the power minus 8 m and 10 raised to the power minus 2 m respectively. The rate constant of forward reaction is बोर्ड पर लिख लें 2 into 10 raised to the power minus 2. 2 into 10 raised to the power minus 2. Find rate constant of backward reaction. Rate constant of backward reaction. Rate constant of backward reaction. अच्छा इसमें तुमसे डायरेक्ट तुम्हें डाटा जो दिया है ओजोन O2 के बता पार्शियल प्रेशर गिवन है या कंसंट्रेशंस गिवन है? बोलो। लेकिन बता वो इनिशियल गिवन है या एट इक्विलिब्रियम? और बता तुम्हें जब एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी है तो बता यहां पर अब तुम्हें क्वेश्चन में पूछा क्या है? के एफ दे रखा है, के बी पूछा है,
मतलब बता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो होता है के एफ अपॉन के बी। मैं सुन ले मैं जो बोला हूं। अच्छा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा लिखोगे, केपी या केसी? बता एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो केसी लिखोगे, तो यहाँ पर बता सबसे पहले क्या लिखोगे, केसी का एक्सप्रेशन, और वो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब बता प्रोडक्ट एक ही है O3 लेकिन उसका कोएफिशिएंट 2 इसलिए स्क्वायर, रिएक्टेंट भी एक है लेकिन उसका कोएफिशिएंट इसलिए क्यूब। अब बता तुम्हें केसी की वैल्यू पूछी होती तो डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन केसी पूछा है केबी, तो बता ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केबी होते हैं, ये होते तो के एफ अपॉन केबी ही है ना, तो बता यही लिख लो के एफ अपॉन केबी, अलग से क्यों लाए हमसे, उसने पूछा था ना केसी। तो बता के एफ की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, केबी हमें फाइंड करना है, ओजोन कंसंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -8 का स्क्वायर अपॉन 10 रेज टू द पावर -क्यूब, तो बता कितना बचेगा 10 रेज टू द पावर -10, लेकिन बता हमसे क्या पूछा है, ओनली केबी, तो बता केबी क्या आएगा, डिवाइड कर दोगे इसको तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 या +8, तो बता हो गया सबका ये। अब बता टफ था कि ये इजी सा, लेकिन बस हमें जब हमने थ्योरी पढ़ी लास्ट क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन का जो डेरिवेशन करा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, बता वो सब यूज हो गया हमारा इसमें कि केसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, लेकिन बता सब गैसेस थी इसलिए हमने इनके एक्टिव मास यूज किए ना, लेकिन बता अगर रिएक्शन में कोई सॉलिड हो तो उसको कैलकुलेशन में यूज करोगे क्या, क्योंकि उसका प्रेशर नेग्लिजिबल, एक कंसंट्रेशन 1 मानते हो, मतलब उसको यूज करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन लिख ले नेक्स्ट। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at equilibrium, vapor pressure of water at equilibrium, vapor pressure of water at equilibrium according equilibrium, और इक्वेशन लिख लें बोर्ड पर से, इसके लिए तुम्हें फाइंड करना है। बोलो क्या आंसर आएगा। अच्छा पहली चीज इसने तुमसे क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब पढ़ो क्वेश्चन में तुम्हें उसने केपी लिख कर दिया ना, और बता केपी लिख कर दिया है तो पहली चीज बता केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो पहली चीज आपके बताओ कंसंट्रेशन यूज करोगे या पार्शियल प्रेशर। अच्छा बता पार्शियल प्रेशर किसका कंसिडर करते हो, सॉलिड लिक्विड गैस सबका या ओनली गैसेस का। अच्छा बता प्रोडक्ट जो है वो गैस या सॉलिड, रिएक्टेंट एक जो है वो भी सॉलिड, मतलब बता ओनली किसको काम में, वाटर को, क्योंकि वही तो गैस में है ना यहाँ पर। अच्छा पहली चीज इसमें पढ़ो पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब क्या बताइए H2O गैस है क्या, वाटर वेपर ही तो है ना, और वाटर वेपर का एक तरह से प्रेशर ही पूछा है ना, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, लिक्विड की वेपर का प्रेशर। तो बता यहां पर अब केपी हमें दिया है तो वही बोल रहा, और एट इक्विलिब्रियम ही पूछा है ना फिर से, बता यहां भी इक्विलिब्रियम डाटा थे डायरेक्ट, यहां भी इक्विलिब्रियम है, तो बता मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा तो सॉलिड को यूज करोगे क्या, छोड़ो उसको 1 मानोगे, इसका भी छोड़ो, तो बता PH2O लिखूं या पावर 4 भी, पावर 4 भी लिखोगे ना इसमें। अब बता यहां से PH2O पावर 4 मतलब H2O वेपर, पावर 4 इक्वल्स टू 1/Kp, लेकिन बता तुम्हें तो खाली प्रेशर चाहिए ना, तो बता 4th रूट लोगे इसका। अच्छा Kp की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 12,
तो बता 1/kp तो 10⁻⁻12 और रूट लेते हो तो पावर तो मल्टीप्लाई, तो 4th रूट लोगे तो कितना आंसर हुआ? हेलो, अब बताइए दोनों क्वेश्चन टफ है क्या? अब ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आईआईटी का, ये एआईपीएमटी का, और ये जो फर्स्ट वाला किया ये तो हमने फिर भी टफ किया था क्योंकि हमने केएफ ला करके भी पूछ लिया, उसने तो एग्जाम में ये पूछा था केसी लाओ, और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम खुद ने दी, तो मैं तो खाली एक्सप्रेशन लिखना है, और यहां पर केपी ये तो और इजी इससे भी, मतलब खाली एक चीज को यूज करना, बाकी तो सिंपल सा, लेकिन एड इक्विलिब्रियम डाटा थे इसलिए इजी थे, तो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, which of the following is correct, which of the following is correct for the reaction बोर्ड पर से लिख लें, 2SO2 plus O2 gives 2SO3. अच्छा, ये केसी केपी का न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन? अच्छा बता, केपी केसी का रिलेशन का क्वेश्चन है, कैसे पता चल रहा है? ऑप्शन में देखो, केपी माइनस केसी, केपी केसी का ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 नेगेटिव पॉजिटिव ये पूछ रहा है, तो बता हमने लास्ट क्लास में बार बोला, जब भी केपी केसी का रिलेशन का क्वेश्चन हो सबसे पहले रिएक्शन की डेल्टा एनजी लाओगे, चाहे तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए, तो बता डेल्टा एनजी लाओ, और बता इस रिएक्शन में सब गैसेस है ना, तो सबको कंसिडर करोगे। अच्छा, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी? +1 -1 और डेल्टा एनजी नेगेटिव आया तो बता केपी ग्रेटर देन केसी होता है या लेस देन केसी? तो बता हमने जो कंक्लूजन लास्ट क्लास में लिखे थे वही क्वेश्चन है ना, डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि केपी लेस देन केसी। अच्छा, केपी छोटी वैल्यू होगी, केसी बड़ी वैल्यू होगी ना, तो बता केपी बाई केसी जब करूंगा तो न्यूमरेटर में केपी की वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर में बड़ी है, तो बता डिवाइड करूंगा तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगी, पॉइंट में आएगी ना वैल्यू। मान लो केपी 2 है और केसी 3 है, तो 2/0 0.66 आया, तो बता वो लेस देन 1 हुआ ना, तो आंसर कौन सा हो गया? 4। अब बता ये तीनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। बता केसी जब बड़ा है तो पॉजिटिव आना चाहिए था, केपी जब छोटा है तो नेगेटिव आना चाहिए था यहाँ पर, और ये तो ग्रेटर देन 1 की जगह लेस देन 1 आना ही चाहिए। तो बता थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बाकी मैंने थ्योरी में बता दिए, लॉग केपी बाई केसी वाला पूछो तो तब भी डेल्टा एनजी लाकर पुट करना उस रिलेशन में, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, for the reaction बोर्ड पर से लिख लें इक्वेशन, a plus 2b gives 4c, for the reaction a plus 2b gives 4c, kc is 3 into 10 raised to the power -5, kc is 3 into 10 raised to the power -5, then calculate Kp at the same temperature. Then calculate Kp at the same temperature in terms of R. In terms of R. अच्छा, जब ये केपी केसी का रिलेशन का क्वेश्चन है,
लेकिन थियोरिटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल? अब तो बता, न्यूमेरिकल है तब तो बहुत इजी बता, तुम्हें केसी दे रखा है, केपी पूछा है, तो बता सबसे पहले रिलेशन, और जिसने वैल्यू भी पुट नहीं करवाई, तो बता केपी और केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा? केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी, यही होता रिलेशन। केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। केसी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेस टू द पावर -5, आर वैल्यू पुट करनी है ही नहीं। अच्छा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखोगे या केल्विन में? तो बता 273 ऐड करो तो कितना हो गया? 300। डेल्टा एन जी की वैल्यू 4 - 3 +1 आएगी, और सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10 रेस टू द पावर -3 आर। सबका हो गया। अच्छा, लेकिन आर की वैल्यू पुट करनी होती तो क्या पुट करते? इस पूरे चैप्टर में 0.082 ही काम आनी है, कर लेंगे यूज इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फॉर द रिएक्शन, लिख लें, फॉर द रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2. For the reaction PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Find the temperature. Find the temperature at which. Find the temperature at which. बोर्ड पर लिख लें, 2 kP is equals to Kc. Find the temperature at which 2 kP equals to Kc. क्या आंसर है? और वैल्यू हम बता सकते हैं एग्जैक्ट, कोई आर के टर्म में आंसर मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया कंक्लूजन याद रखने के लिए, 6.09। अच्छा बता, यहाँ एग्जैक्ट आएगा, हमने पढ़ा है सब। अच्छा, 2 kP इक्वल्स टू केसी का टेम्परेचर पूछा तो है, तो बता फिर से इसी का क्वेश्चन, तो बता kP इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। अच्छा, केपी तो एज इट इज रखोगे, लेकिन केसी की क्या रख दोगे? 2 kP आर टी डेल्टा एन जी की वैल्यू फिर से 1। अब बता, यहाँ पर ये 2 kP कैंसिल, 1/2 आर हो जाएगा टेम्परेचर। अब बता, लास्ट क्लास में थ्योरी में लिखा था ना, ये 1/r बहुत जगह काम आएगा, बोलता एग्जैक्ट वैल्यू याद रख लो। बता 1/r की वैल्यू कितनी होती है? 12.18, तो अपॉन 2, तो आंसर बता एग्जैक्ट आ गया ना, मेरे को टाइम भी नहीं लगना, 6.09 केल्विन। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन, टेम्परेचर की वैल्यू। अच्छा बता, वेरिएबल के लिए बोला था लास्ट क्लास में कि अगर फिजिकल स्टेट ना लिखे तो सबको गैस मानोगे, जब तक कि खुद ना लिख दे सॉलिड या लिक्विड, तो वेरिएबल में हमेशा गैस ही मानना है जब तक कि वो खुद ना लिख दे क्वेश्चन। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन, तो बता केपी केसी के न्यूमेरिकल या थियोरिटिकल क्वेश्चन जितनी हमने लास्ट क्लास तक थ्योरी पढ़ी, बता वो सब समझ में आया? ओके, हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन ज्यादा बताए थे, लेकिन बता न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल सा उनका, कर लोगे यूज। अच्छा था, लेकिन यहां तक हमने अभी तक तुमने ध्यान से देखा, हमने केपी केसी की कैलकुलेशन की ना? बोलो, केपी केसी कैलकुलेट किया ना? अच्छा दादो, कैलकुलेट करने का मीनिंग? बोलो, गिवन ना हो। अब बताओ, एप्लीकेशन का मतलब गिवन हो, और गिवन का मीनिंग तो कुछ और कैलकुलेट करवाएगा। तो लिख लो, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Applications of equilibrium constant.
मीन्स अब इसकी हेल्प से हमें क्या क्या कैलकुलेट करवा सकता है ये समझना ध्यान से। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा लेकिन एक चीज यहां पर फिर से वही, मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्टिव मास, तब हमने बोला था कि अगर क्वेश्चन में ओनली एक्टिव मास लिखे, ये ना बोले कि वो कंसंट्रेशन है या पार्शियल प्रेशर है, तो हमने बोला था हमेशा कंसंट्रेशन मानोगे, जब तक कि खुद ना बोल दे प्रेशर वर्ड क्वेश्चन में तब तक हम हमेशा कंसंट्रेशन मानेंगे। तो सेम वैसे ही मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ लिए तीन टाइप के, केसी, केपी और केएक्स। लेकिन यहां भी मतलब अगर वो तुम्हें क्वेश्चन में ना बताए कि केपी है या केएक्स है तो हमेशा मानोगे केसी। क्यों? क्योंकि जब एक्टिव मास को कंसंट्रेशन मानते हो तो उनका रेशियो भी कंसंट्रेशन का रेशियो केसी ही लोगे फिर। अब मैं जो भी तुमसे एप्लीकेशन पूछूंगा, क्वेश्चन सुन लो पहले, वो तुम्हें 2 रिएक्शंस या 3 या 4 रिएक्शंस लिख देगा, उन सब के के की वैल्यू दे देगा और पूछेगा इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए बस तुम्हें यूज करना है ये रिलेशन। तो इसको लिख लो पहले, तो फिर मैं समझाऊंगा। हेडिंग तक लिख लो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम तक आती है तो एट इक्विलिब्रियम किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, ये हमें बताना होगा। एट इक्विलिब्रियम किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, वो हमने चेक करना। तो कैसे करेंगे वो मैं यहां बता रहा हूं, इसी को अकॉर्डिंग यूज करना। अब ये जो डाटा मैं लिख रहा हूं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, हमें ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या, बस बोर्ड पे लिख लें। फर्स्ट, इफ Kc इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर 3, तो ध्यान रखना अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 से ज्यादा हो तो हम इसको बोलते हैं वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc, वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आंसर तुम्हें बताना है इसके अकॉर्डिंग। बता वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc है तो बता किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, जरूरी नहीं है, रॉन्ग है, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी लेकिन साथ में रिएक्टेंट भी बहुत कम बचेगा। दोनों चीजें, ओनली ये नहीं बोलूंगा प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो था, अगर ये 1000 है ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, लेकिन ये 900 हुआ तो फिर तो 1 पॉइंट समथिंग ही आ गई ना वैल्यू। तो मैथमेटिकली सोचना, बता केसी की वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, बता तुम खुद सोचो। ये 1000 हो, ये 0.01 हो, मतलब ये बहुत ज्यादा तो ये बहुत कम, तभी तो डिवाइड करने में ज्यादा वैल्यू आएगी ना। मतलब मैथमेटिकली तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी जब होती है तो उसमें एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या मच ग्रेटर देन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्योंकि बता ये बहुत ज्यादा होगी ये बहुत कम होगी, तभी तो डिवाइड करने में ज्यादा वैल्यू बचेगी ना मैथमेटिकली। तो इसका मीनिंग क्या हो गया बता, इसमें जिन रिएक्शंस में काम की चीज, जिन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है, उसका मीनिंग क्या हो गया, उनमें रिएक्टेंट का कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट डिफिकल्टी से या बहुत इजीली हो रहा है। मतलब बता फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत इजीली हुई उसमें, लिख ले लेकिन बता दो साथ में लिखते ही, बता अगर केसी वैल्यू वेरी लो हो और इसके लिए डाटा होता है 10 रेज़ टू द पावर -3 से कम हो। अब बता वेरी लो वैल्यू कब पॉसिबल है, जब प्रोडक्ट कम हो लेकिन साथ में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो। तो बता रिएक्टेंट ज्यादा हो लेकिन साथ में रिएक्टेंट कम भी हो, तभी केसी की वैल्यू वेरी लो आएगी। तो बता लिख लें, तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल बी मच लेसर देन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। मीनिंग बताइए फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में इजीली,
फॉरवर्ड में नहीं हो सकती, तभी तो रिएक्टेंट ज्यादा बच रहा है, मतलब बैकवर्ड ज्यादा इजीली हो रही है। लेकिन जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे, उनमें ध्यान से देखना, हमेशा वैल्यू केसी की इन बिटवीन 10 रेज टू द पावर -3 टू 10 रेज टू द पावर 3 ही आएगी, इसके बीच में ही आएगी मोस्टली। और जब इनके बीच में आएगी तो दोनों का अमाउंट होगा, कोई एक कम ज्यादा होगा, लेकिन दोनों के सफिशिएंट अमाउंट होंगे। मतलब यहां तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मच ग्रेटर देन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल बचेगा, जबकि सेकंड में प्रोडक्ट नेग्लिजिबल बनेगा। लेकिन यहां पर क्या होंगे, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सफिशिएंट अमाउंट में होंगे। तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। सेकंड लिख लें फैक्ट, एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, इसी में के की वैल्यू से हम स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं तुमसे पूछूं ध्यान से, फिर उसी से बताना। इसी के की वैल्यू का मतलब सिंपल, जब भी ये दोनों एप्लीकेशन रिवाइज करो, इसको बस मैथमेटिकली सोचना, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जो यहां से समझ में आए वो बताना। अच्छा मुझे बताओ, जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी उसका मतलब क्या है, उसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है और साथ में रिएक्टेंट कम है, ये भी तो बोलोगे। प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। अच्छा बताओ, जिस रिएक्शन में के की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें रिएक्टेंट कम बचेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बचेगा, तो फॉर्म होगा, उसका मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट का कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट डिफिकल्टी से या इजीली। और बता, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट होगा, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट कंपैरेटिवली मोर स्टेबल या लेस स्टेबल। बता, कोई भी इजीली कब बन सकता है, जब वो पहले वाले ज्यादा स्टेबल हो ना कंपैरेटिवली। तो बता, मैं ये बोल दूं, जिसके लिए के ज्यादा होता है उसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल, तो होता है जिसका के कम हो उसका, तो लिख लें, लिख लें, हायर वैल्यू ऑफ के, हायर वैल्यू ऑफ के indicates, higher value of k indicates more stability of, more stability of products, more stability of products। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, लोअर वैल्यू ऑफ के, लोअर वैल्यू ऑफ के indicates more stability of reactants, more stability of reactants। क्वेश्चन लिख लें बोर्ड पर से, जो दोनों एप्लीकेशंस हमने पढ़ी इनको यूज हमने किस तरह से करना है, तो दोनों इक्वेशन लिख लें बोर्ड पर से।
लिख ले इक्वेशन, दोनों इक्वेशन। इसके बाद लिख ले, इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स इसमें। फर्स्ट, which oxide is more stable? Which oxide is more stable? सेकंड लिख लें, सेकंड, in which reaction at equilibrium reactant concentration will be more? तो बता, जो हमने दोनों एप्लीकेशन पढ़ी उन्हीं का क्वेश्चन है, लेकिन बस लैंग्वेज से ध्यान से पढ़ना बस, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल सा। अच्छा, तुम्हें 2 रिएक्शंस दी है, उनके रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता है, के दे रखा है, तो एप्लीकेशन ऑफ के का क्वेश्चन। लेकिन तुमसे बोला क्या था कि किसकी के की वैल्यू से बताना है कि प्रोडक्ट किसका, ऐसे क्या लिखा, क्या है, प्रोडक्ट या ऑक्साइड? ऑक्साइड। अब ये तुम्हें ध्यान से पढ़ना है कि ऑक्साइड रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। ये लिखकर नहीं दिया उसने कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बतानी है या प्रोडक्ट की। तो बता, जिसका के ज्यादा होता है उसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल, लेकिन के कम होता है तो रिएक्टेंट मोर स्टेबल। लेकिन अब ये प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट, चेक करोगे। अच्छा, ऑक्साइड तो XO और X2O है ना, तो बता जिसका के ज्यादा उसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा। तो बता के ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा। और बाई चांस बताओ ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट ही है ना भी, तो बता स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट तो के थियोरिटिकली याद रखने के लिए प्रोपोर्शनली बोल सकते हो ना। तो बता अब यहाँ प्रोडक्ट कौन है, XO और X2O, तो कौन मोर स्टेबल, XO या X2O? बता, XO ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन X2O। सेकेंड क्वेश्चन बताओ, कौन किसमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा? तो बता जिसमें के की वैल्यू हाई या लो, और कंसंट्रेशन लो होगी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मच लेसर देन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगी। बता 10⁻³ से बहुत कम है ना ये समझ में आया सबको ये? तो बता मीनिंग क्लियर? तो थियोरेटिकल क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल इजी सा कर लेंगे। अब जो हमने वो स्टेटमेंट डाटा लिखे ना अभी, बोल रहे उसी को, पहले जो हमने केसी वाला लिखा रिलेशन कि केसी लेस देन 10⁻³ का मीनिंग क्या होता है, कि बता केसी लेस देन 10⁻³ का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेटेड होंगे रिएक्टेंट से। लेकिन बता केसी लेस देन 10⁻³ का मीनिंग रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट होंगे प्रोडक्ट से। लेकिन बता दोनों की वैल्यू उनके बीच में हुई तो सफिशिएंट अमाउंट। अब ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा था और ये एनसीईआरटी के एज इट इज डाटा है, और उसने क्वेश्चन ही बोल रहा मैं, उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन केसी ग्रेटर देन 10⁻³ कौन प्रीडोमिनेट करता है वो लिखा था। सेकंड केसी लेस देन 10⁻³ कौन प्रीडोमिनेट करता है वो लिखा था, हमें पता वही जो लिखा यही लिखे थे। थर्ड भी यही ऑप्शन लिखा था, और फोर्थ था ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो गए, तीनों सही थे। तो बता मीनिंग, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये डाटा वहीं से लिए हमने कि यही डाटा क्यों लिखे, एक्सपेरिमेंटल डाटा से। तो ये क्लियर सबको ये? अब लिख ले नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और फर्स्ट लिख लो एज इट इज। मॉड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन। अब मॉड ऑफ ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के बदल सकती है। तो ध्यान सुने यहां पर, फर्स्ट मॉड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन, इसका भी एक कंक्लूजन बहुतों को याद है, बट मैं जो खाली थ्योरी समझानी इसलिए बोल रहा हूं, आगे से शॉर्ट कंक्लूजन यूज करेंगे जो सबको याद है। मॉड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन मतलब क्या है कि सेम रिएक्शन को किस तरह से लिख रहे हो उससे भी के की न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है।
जैसे बता रिएक्शन हमारी है A प्लस बी गिव C प्लस डी। अब इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, अभी मान लो 10 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है। अब मैं बोलूं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो K2 की वैल्यू सेम K1 आएगी या नहीं, हमें नहीं पता अभी, मेथड से मैं बता रहा हूं बस हम कैसे करेंगे। तो बता जिसका K गिवन है, फर्स्ट का K गिवन है ना, तो उसका एक्सप्रेशन लिख लो। तो बता KC ही मानूंगा K1 K2 को, जब तक खुद ना लिख दे KP या KX। बोलो, तो बता KC ही मानना है तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखोगे। तो बता CD अपॉन AB कंसंट्रेशन लिखोगे ना। इसी तरह से K2 में क्या लिखोगे, AB कंसंट्रेशन अपॉन CD कंसंट्रेशन, यही लिखोगे। पावर कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन मुझे बताओ क्या K1 K2 का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है क्या? मतलब बता सेम रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा ना। ओके बता जो इसमें प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट हो गया, मतलब जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया इसमें। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम्हें K1 की वैल्यू पता है 10, तो बता K2 क्या होगा? तो बोलो 1/10, मतलब इसको मैं इनवर्स कर दूं, 1 अपॉन कर दूं, तो बता ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ना K2 का। मतलब बता कंक्लूजन लिख लो तो सबको याद भी है कि सेम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो बता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। बोलो, तो लिख लो। तो बता मैं आगे से ये कंक्लूजन यूज करेंगे डायरेक्ट कि सेम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। फिर ये सेकंड फैक्टर लिख लेना। अच्छा सेकंड में क्या लिखा फैक्टर कि अब के बता हम डायरेक्शन रिवर्स नहीं करेंगे, A प्लस बी गिव C प्लस डी यही रखेंगे, लेकिन बता अभी इसके कोएफिशिएंट सबके कितने हैं, 1 1 है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट बदलेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन वही रहेगी, डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, ओनली कोएफिशिएंट्स बदलेंगे। अब बदलने के दो तरीके हैं, लिख ले। फर्स्ट, व्हेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर n, मल्टीप्लाइड बाय नंबर n, और ये सब किसके रेस्पेक्ट में देखना, फर्स्ट के, A प्लस बी गिव C प्लस डी। ओके बता उसी को तो रिवर्स किया था हमने फर्स्ट में भी, लेकिन अब रिवर्स नहीं कर रहा हूं, किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा बता पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना n से, तो पहली चीज तो बता बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आएगी, अब न्यू Na प्लस Nb गिव्स Nc प्लस Nd, यही आएगी ना। अब मुझे बता इसका इक्विलिब्रियम लिख देना साथ में सब, K3 हो अगर तो बता के मेथड से करूं तो एक्सप्रेशन लिखूं K3 पावर K3 इक्वल टू CD पावर n अपॉन AB पावर n, यही लिखोगे। बोलो, अब मुझे एक चीज बता दो, रुक जाओ, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन ये भी थी ना, रेशियो 1:1:1 था। अच्छा था अभी हमने कोएफिशिएंट बदल दिए, लेकिन बता बैलेंस्ड इक्वेशन वही है, रेशियो अभी भी 1:1:1:1 ये कोएफिशिएंट्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो वही है ना। बोलो, तो मुझे बता दो क्या, लेकिन सेम इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं, लेकिन कोएफिशिएंट बदलने पर क्या K3 और K1 सेम आएंगे क्या? K3 और K1 तो सेम आ ही नहीं सकते, बिकॉज K3 में पावर n है सबकी, लेकिन यहां कितनी है, पावर 1। अब बता K3 तो मतलब क्या हो गया कि सेम रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी ना।
अब मुझे बता दो, तुम्हें फिर वही क्वेश्चन, K1 दूंगा, K3 लाओ, क्या होगा? बता, K1 से K3 कैसे लाओगे? बता, इसका होल पावर n ले लो ना, क्योंकि बता पावर तो मल्टीप्लाई होती है सब में, तो होल पावर n लूंगा तो इसका एक्सप्रेशन आ गया, तो लिख ले। तो बता यहां से क्या हो गया, K3 इज इक्वल्स टू K1 पावर n, मतलब बता सेम रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है, या एक कंक्लूजन, बता तुमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, वही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में लिख रहे हो ना, जिस नंबर n से मल्टीप्लाई करा वही तो पावर n हुआ ना, लेकिन मतलब मल्टीप्लाई करने की जगह हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं, तो लिख लो व्हेन रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जगह n से डिवाइड कर दूं, तो बता a प्लस बी गिव c प्लस डी को अगर n से डिवाइड करूंगा तो बता ये एक्सप्रेशन होगा ना, रिएक्शन ये होगी, और इसके K4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो ये लिख भी लेना साथ में। अच्छा बता, अब के क्या, अब के हमने बता n से मल्टीप्लाई किया या n से डिवाइड किया, बोलो, n से डिवाइड किया। अच्छा n से जब हमने डिवाइड किया, रुक जाओ पहले सुन लो, मतलब n से डिवाइड करा तो कॉफिशिएंट 1/n हो गए, लेकिन मतलब रेशियो तो अभी भी 1:1:1 ही है ना, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन ये भी है, होल नंबर रेशियो नहीं बदला कॉफिशिएंट्स का, अभी भी वही था जो यहां था वही रहा, मतलब दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन सेम है ना, लेकिन कॉफिशिएंट्स क्या सेम है क्या? तो बताओ इसका एक्सप्रेशन तो ये है सी डी अपॉन ए बी, लेकिन बता इसका एक्सप्रेशन क्या है, सी डी अपॉन ए बी होल पावर 1/n, बोलो, तो बता इसका nth रूट ले लूं तो बता ये आ जाएगा, और मैंने क्या बोला, nth रूट 1/n को शॉर्ट में क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, nth रूट, क्यों? अच्छा बता 2 होता तो क्या बोलते, स्क्वायर रूट, 3 होता तो क्यूब रूट, तो n होगा तो होता nth रूट बोलोगे ना, फिर ये समझ में है। अब बता इसकी पावर 1/n लू तो ये आ जाएगा, मतलब बता K4 और K1 इक्वल आए या डिफरेंट आए, डिफरेंट। अब रुक जा, पहले की सुन लो, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये तीनों अलग अलग समझाए होंगे, किस और डायरेक्ट लिखा होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा, ये डायरेक्ट लिखा होगा, मतलब तुम्हें आता है सब, कि सेम रिएक्शन को रिवर्स करा करेंगे, और लिखा भी कौन सा होगा, ये वाला जो सबसे इजी वाला है, कि रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स होता है, लेकिन मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में लिखते हो, और ये दो अलग अलग याद नहीं करोगे, मैंने बता दिया कि n से मल्टीप्लाई करने पर पावर n, n से डिवाइड करने पर पावर 1/n, लेकिन दोनों को एक साथ याद रखेंगे, कैसे? अच्छा बता, मैं ये बोल रहा हूं n से मल्टीप्लाई करा, या मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं 1/n से मल्टीप्लाई किया, तो बता तुम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो पावर में लिखते हो, अब चाहे n से मल्टीप्लाई करो चाहे 1/n से करो, मैं डिवाइड क्यों याद रखूं, बता n से मल्टीप्लाई या 1/n से मल्टीप्लाई पावर में लिख रहे हो ना तुम, n से डिवाइड का मतलब तो क्या है, बता वही 1/n से मल्टीप्लाई भी तो है ना, तो एक ही कंक्लूजन, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हो वो पावर में लिख देना, बस लिख ले। थर्ड लिख ले, थर्ड, इफ, इसमें स्टेटमेंट जो लिखवा रहा हूं लिख लें, इफ डिजायर्ड इक्वेशन, if desired equation
is obtained by the, if desired equation is obtained by the addition of given equations, then बोर्ड पर से लिख लो, थ्योरी कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, देखो। A gives B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, B gives C, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, और बोला है A gives C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें। तो पहले शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक जो हम हैसलॉ कर चुके क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री में वही है, तो वही लिखा है कि इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब वो तो हैसलॉ के अकॉर्डिंग करते थे। तो यहां पर ये लिख ले क्वेश्चन, A gives B, K1 है, B gives C, K2 है, A gives C, K3। अब बोर्ड देख लें, फिर अभी लिख लेना, जो मैं बोला वो ध्यान सुनना, और इसमें हमारा थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज होएगा हैसलॉ वापस। अच्छा, द डिजायर्ड इक्वेशन का मतलब सबको पता ही है, जिसका कैलकुलेशन करनी हो वही डिजायर्ड, अब वो चाहे डेल्टा एच करो चाहे के करो कैलकुलेट। अब यहां पर हमें लाना है थर्ड रिएक्शन का के, तो ध्यान सुनना, जब भी के लाना हो डिजायर्ड इक्वेशन का, तो चेक करोगे अगर मोर देन 2 रिएक्शंस है तो बता, टोटल 3 है ना यहाँ पर, तो मोर देन 2 है तो चेक करना सबसे पहले डिजायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और चेक करने में अजम्पशन वही है जो हैसलॉ में थे। वापस बोल रहा हूं, जितनी भी गिवन इक्वेशंस होती हैं, मतलब सब 1 टाइम यूज होनी चाहिए ना, अगर कोई यूज होने से रह गई तो आंसर यहां भी नहीं आएगा। दूसरा अजम्पशन बोला था वहां कि डिजायर्ड इक्वेशन का कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मोर देन 1 गिवन इक्वेशन में हुआ तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेक नहीं करते हो। बस ये 2 चीजों का ध्यान रखना यहां भी। अब मेथड वही जैसे हम वहां कर रहे थे, मतलब डिजायर्ड इक्वेशन ही बताती है कि वो ऐड होकर आएगी या सब्ट्रैक्ट होगा, तो बता ए कोफिशिएंट 1 के साथ मिल गया सेम साइड, तो इक्वेशन 1 प्लस की। अच्छा, C1 कोफिशिएंट के साथ मिल गया सेम साइड बी सेकंड में, तो बता दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करोगे। और यहां पर शॉर्ट ट्रिक, अगर ये हैसलॉ का होता तो हम क्या बोल देते, डेल्टा H3 इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, दोनों की डेल्टा H ऐड कर देते। लेकिन यहां ध्यान सुनना, इक्वेशन जिनकी ऐड करते हो, एडिशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एडिशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रीजन बताऊंगा, एक्सप्रेशन सही रखो। इक्वेशन ऐड कर रहे हो जिनको, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा होता तो डिवाइड कर देना। अब क्यों करते हैं उसका एक्चुअल रीजन, ओके, ये तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बोला है, अब उसका रीजन एक्चुअल, जैसे अभी हमने पहले वाले कंक्लूजन लाए कि के का एक्सप्रेशन लिखकर लाए थे रिलेशन, तो यहां पर मतलब K1 गिवन है तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट B अपॉन A। K2 गिवन है तो इसका भी एक्सप्रेशन लिखे C अपॉन B। K3 फाइंड करना है तो उसका भी एक्सप्रेशन लिखो C अपॉन A। अब तुम्हें मेथड से करना है तो तुम्हें क्या करना है कि K1 K2 की हेल्प से K3 का एक्सप्रेशन लाना है C अपॉन A। बोलो, अब पहले जो बहुतों का डाउट आ रहा है कि जब इक्वेशन ऐड हुई तो डेल्टा H तो ऐड करते थे, ये क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, इनको भी ऐड करो। करो, K1 प्लस K2 कर लो, दोनों का एक्सप्रेशन B अपॉन A प्लस C अपॉन B, यही करूंगा। अब बता, इन दोनों को ऐड करने से क्या C अपॉन A आएगा क्या, बताइए। B कैंसिल आउट होना चाहिए तब आएगा C अपॉन A, और यहां तो एलसीएम आ गया इनका, C इंटू बी, A इंटू बी एलसीएम हो गया, अब तो बच ही नहीं सकता खाली C। तो बता भी एडिशन से आ नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या पता आ जाए, तो आ गया। तो बता यहां पर
अच्छा लग रहा है ना, लिखो। ठीक है, और आज का तुम्हें एक एक्स्ट्रा चल रहे हो, लास्ट क्लास में 2 बार कर चुके हो तुम। यहाँ पर देख ध्यान से, तो बता यहाँ पर आप समझ रहे ध्यान से, तो बता ये मल्टीप्लाई क्यों करा, बिकॉज मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ही आएगा हमेशा डिजायर्ड इक्वेशन का के। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो एलसीएम आएंगे हर बार, इसलिए बस इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की तो शॉर्ट ट्रिक एक तरह से लिख लो। तो बता यहाँ पर ये क्या है, K1 मल्टीप्लाई करा विद K2, तो बता K3 का एक्सप्रेशन आया ना, तो K3 इक्वल्स टू K1 इंटू K2। अच्छा बता यहाँ B की सेकेंड इक्वेशन, B गिव्स C की जगह C गिव्स B होती, C गिव्स B होती, तो बता फिर सब्ट्रैक्ट करके लाते, तो फिर उल्टा होता तो डिवाइड करके ही आता, फिर C अपॉन ए। तो मीनिंग क्लियर सबको। अब इधर तुम्हें, अब जो हमने सारे कंक्लूजन, तो मैं शॉर्ट में एक बार बोला, जो हमने सारे पढ़ लिए, सुन ले, मैं तुमसे पूछा रिवाइज तुम्हारा, पहले क्वेश्चन सुन लो जो हमने कंक्लूजन याद रखने। अच्छा बता, सेम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो, सेम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनवर्स मतलब 1 अपॉन कर देते हो। अच्छा कोफिशिएंट से को मल्टीप्लाई करें n या 1/n से, तो पावर n या 1/n जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड जो हमारे बहुत काम आने क्वेश्चन, कि डिजायर्ड इक्वेशन एडिशन से ऑब्टेन हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई, फोर्थ सब्ट्रैक्शन से ऑब्टेन हो तो डिवाइड होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख लें वो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में यहां पर बता तुम्हें क्या बोला है, मेथड से करूं मैं इसको, तो फर्स्ट रिएक्शन का के गिवन है, सेकंड रिएक्शन का के लाना है, तो सुन ले इनको। अच्छा बता पहली चीज इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करोगे क्या, ये थर्ड का क्वेश्चन है क्या, बता इसमें तो एक गिवन है दूसरे का लाना है और वो भी सेम ही है, मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं। तो यहां ध्यान सुनना, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का ना हो, मतलब एक रिएक्शन का के गिवन हो, दूसरी रिएक्शन का के लाना हो, तो सबसे पहले उसमें डायरेक्शन चेक करना, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में चेक करेंगे, पहले डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में मतलब डिजायर्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट हो उसी की साइड चेक कर लो, खाली एक रिएक्टेंट की, क्योंकि इसको अगर सही करोगे डायरेक्शन तो इनकी अपने आप सही हो जाएगी। अब बता डिजायर्ड इक्वेशन में सी रिएक्टेंट होना चाहिए ना, बट गिवन में सी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, तो बता पहली चीज इसको रिवर्स करोगे, और रिवर्स करोगे तो ए और बी भी सही हो गए, तो हमें एक को चेक करना, क्योंकि एक को सही करोगे बाकी सब अपने आप सही होंगे। अब यहां पर तो बता K1 या 1 अपॉन K1 लिखूंगा, हमें रिवर्स करना नहीं है उसको, बस डायरेक्ट ध्यान रखो कि बता रिवर्स कर दिया हमने, रिवर्स का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स, लेकिन अभी आंसर नहीं, क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए 1 और यहाँ कितना है 2, तो बता 2 को 1 भी करना पड़ेगा, तो क्या करें बता, इनटू हाफ कर दे, इनटू हाफ करोगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई वो पावर में जाता है, लिख लो। तो बता आंसर क्या हो गया, K2 इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 पावर हाफ, मतलब रूट 1 अपॉन K1। तो मेन तो यहां तक था, अब तो वैल्यू पुट करनी है K2 की, तो बता K2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो गया 1/√100 मतलब 1/10, मतलब आंसर विल बी 0.1, सबका हो गया ये। तो द सिंपल सा क्वेश्चन हमने बोला, बस यहाँ पर जो हमने कंक्लूजन। अब ये वाले तो और इजी, ओके जितने क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मैं इसके अभी जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा
उनमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। बता जो हम तो सब इसके क्वेश्चन हो जाएंगे ना। तो बता जो हमने वहां अच्छे क्वेश्चन करे, चेंज करे, सब वो यहां पूछ सकता हूं मैं, या ये वाले क्वेश्चन वहां पूछ सकता हूं। बात तो एक ही है। तो बस ध्यान रखोगे, क्वेश्चन लिख लें। क्या आंसर है? K1 K2 स्क्वायर सबका हो गया। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन मतलब ये थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन है ना। थ्री इक्वेशंस है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, जैसे हैश लॉ में करते थे वही चीज डिजायर्ड इक्वेशन ही बताएगी। गिवन इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब बता यहाँ पर बोर्ड पर देख ले, जिनको अभी भी जरा भी कंफ्यूजन है तो सिंपल से वैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन में होना नीचे कंफ्यूजन। अब ओके, हम हैश लॉ में कर चुके क्वेश्चन। अच्छा बता डिजायर्ड इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट या थर्ड? जिसका के लाना है वही होती है, तो वो थर्ड है आपके। अच्छा कार्बन 1 कोफिशिएंट के साथ कौन सी इक्वेशन में मिला, फर्स्ट में सेम या ऑपोजिट साइड, तो इक्वेशन 1 में नो चेंज। अच्छा दूसरा बताओ CO2 को एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेक करोगे या नहीं करोगे? बता CO2 करोगे किसमें, वो तो फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, तो उसको छोड़ो। हमने बोला था डिजायर्ड इक्वेशन का कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट मोर देन 1 में हुआ तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेक नहीं करते। अच्छा बता अब क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कॉफिशिएंट कितना, 2। अब बता हमें CO मिल गया, सेकंड इक्वेशन में सेम साइड इसलिए प्लस होगी, लेकिन बता ओनली प्लस करने से आंसर आएगा क्या? हमें कितना कॉफिशिएंट चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, 2। है कितना उसमें सेकंड में, 1, तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा। मतलब बता इक्वेशन 2 को पहले इंटू 2 करो फिर 1 में ऐड करोगे, बोलो। इक्वेशन 2 को इंटू 2 करो फिर ऐड करोगे, तो बता यहां पर आंसर क्या हो गया। अच्छा इक्वेशन 1 में नो चेंज, तो K1 एज इट इज। अच्छा इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर में लिखते हो वो, और एडिशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो K2 या K2 स्क्वायर। अब बस यहां ध्यान रखना जल्दबाजी की सिली मिस्टेक, डेल्टा एच की तरह मत कर लेना कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो डेल्टा एच में मल्टीप्लाई होता है, वरना इसमें एक ऑप्शन मिलेगा 2K1K2, लेकिन तुम लोग तो यही करोगे। बोलेगा हो गया।
क्या आंसर होगा? ये तो इजी है। और एक चीज यहाँ पर भी सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें भी न्यूमेरिकल लिखने में लग रहा है, बट एग्जाम में तो वो भी लिखा होगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन तो हमेशा की तरह 2 लाइन का ही होना है। अब बता डिजायर्ड इक्वेशन कौन सी है? फिफ्थ है आपके, और डिजायर्ड इक्वेशन फिफ्थ है, तो बता इसको चेक करना पड़ेगा, एडिशन से ऑब्टेन्ड होगा या सब्ट्रैक्शन से ऑब्टेन्ड होगी। और इसको लाने के लिए मतलब यहाँ पर अब हम जो यूज करेंगे, मतलब डिजायर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन वन कोफिशिएंट के साथ कौन सी इक्वेशन में मिला? फर्स्ट में सेम या ऑपोजिट साइड? तो बताएं इक्वेशन वन में कोई चेंज करने की जरूरत है क्या? इक्वेशन वन एज इट इज रहेगी। अच्छा सल्फर भी वन कोफिशिएंट के साथ हमें मिल गया, सेकंड में सेम साइड, तो बता इक्वेशन टू प्लस की ही रहेगी। अच्छा बता O2 को कंसिडर करें क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में? मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तीन में है, किस में करोगे? तो किसी में चेक नहीं करोगे, छोड़ो उसको। और H2SO4, अब बता इसको कौन सी इक्वेशन में मिला? फोर्थ में सेम या ऑपोजिट साइड? सेम साइड, तो बता फोर्थ को भी ऐड करोगे और 1 to 4 करोगे तो आंसर K1 इंटू K2 इंटू K4 हो जाएगा ना? तो रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ज्यादा वो करो तुम, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर आंसर क्यों नहीं आएगा? जितनी भी गिवन इक्वेशंस होती हैं वन वन टाइम यूज होनी चाहिए। अब सुनना ध्यान से, इनमें क्वेश्चंस में कुछ को जब पहले भी कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखना। क्यों नहीं आएगा उनके लिए बोल रहा हूं। मतलब अगर मैं 1 to 4 को ऐड करूंगा तो H2 + S ये रिएक्टेंट साइड आ जाएंगे, H2SO4 प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, लेकिन H2O भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में वो प्रोडक्ट साइड है, फोर्थ में रिएक्टेंट साइड, H2O नहीं बचेगा। ऐड करने पर 1 to 4 में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो फोर्थ में SO3 है ये तो आएगा ना रिएक्टेंट साइड, और ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए देखो ये थर्ड इक्वेशन में वही तो है रिएक्टेंट साइड। अच्छा बता सेम साइड वालों को हटाना हो तो ऐड या माइनस? बोलो। माइनस, मतलब इक्वेशन 3 माइनस कर दे। अच्छा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, वो भी चेक करना। बता वन हटाना 1 ही है, और बता इसको माइनस करोगे तो ये SO2 भी हटेगा जो सेकंड में प्रोडक्ट साइड आएगा। बता एक को चेक करो अपने आप हट जाएगा दूसरा। और बता जिसको सब्ट्रैक्ट करते हो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड। तो ये क्लियर सबको? लिख लो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन हम हैस लॉ में थर्मोडायनेमिक्स में भी पूछ सकते थे, वहां भी अच्छा ही होता। और ध्यान से करो, सब कुछ सही करके गड़बड़ मत करो।
अब देख लें, इतना लेंदी तो है ही नहीं आंसर, मैं बोल रहा हूं सुन लें कि सुन लो, सुनना दें, k1 इंटू k3 पावर हाफ अपॉन k2 क्यूब, k1 इंटू k3 पावर हाफ अपॉन k2 क्यूब। अब जिनका नहीं आ रहा या ध्यान से देख लें एक बार, अब ये इजी सा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। अच्छा, डिजायर्ड इक्वेशन ही चेक करना है सबसे पहले, वन कोफिशिएंट के साथ बता, फर्स्ट इक्वेशन में p सेम साइड मिल गया ना, तो इक्वेशन 1 प्लस की ही रखोगे। अच्छा, लेकिन बता s हमें वन कोफिशिएंट के साथ चाहिए, s मिल गया थर्ड में, लेकिन हमें वन कोफिशिएंट चाहिए, इसलिए बता थर्ड को पहले इंटू हाफ करना पड़ेगा। बोलो, इंटू हाफ करोगे, अच्छा ऐड ही करोगे तो हाफ इंटू इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 से बताओ क्या डिजायर्ड इक्वेशन 4 आएगी क्या? फिर से बता, ये सेकंड इक्वेशन यूज होने से रह गई। अब इस सेकंड इक्वेशन का क्या करना है वो सोचना पड़ेगा, लेकिन यहां जब सोचो, जिनका भी गड़बड़ हुआ सब कुछ सही करके, ये सब सही किया, उसके बाद गड़बड़ ध्यान से देखो। तुमने जब थर्ड को इंटू हाफ कर दिया, तो अपने लिए बोल रहा हूं, वो कॉफिशिएंट जो तुम इंटू करके लाते हो वो हटा लिया करो। बता, इंटू हाफ करते ये आर और एस हो गया ना। बोलो, इक्वेशन 3 को तुमने इंटू हाफ करा तो 1 1 रह गए ना, दोनों के कॉफिशिएंट 1 1 रह गए, तो बता अब P प्लस आर, ये आर एक्स्ट्रा आ गया ना रिएक्टेंट साइड, फर्स्ट थर्ड को ऐड करूंगा तो ये आर एक्स्ट्रा आ गया, तो हटाने के लिए ये आर है ना इसमें, लेकिन बता ये ऑपोजिट साइड या सेम साइड, सेम साइड, तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, लेकिन आंसर नहीं आ सकता उससे, क्योंकि हमें वन कोफिशिएंट हटाना है और यहां है 1/3, तो इसको बता इंटू 3 भी करो, और इंटू 3 करूंगा तो 1 आर हो गया। अच्छा, इधर भी 1 क्यू हो गया, जो कटेगा है तेरा भी, वो भी तो कैंसिल होना चाहिए ना, तो बता इंटू 3 करोगे तो आंसर क्या हो गया, k1 इंटू k3 पावर हाफ अपॉन k2 क्यूब। अब बता, मुझे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल करना होता तो मैं k1 k2 k3 की वैल्यू दे देता, तो भी, लेकिन मैटर तो यहां तक था काम का, तो ये समझ में आया सबको ये? तो बता, अब इसके क्वेश्चंस, अब मैं बोल रहा हूं हमने जो कर लिए हैश लॉ वाले क्वेश्चन, मतलब वही तो है ना मेथड, तो अलग कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन से मुझे करना क्या, बस के ही तो करना है, और रिवर्सिबल एरो लगा दूंगा इरिवर्सिबल की जगह, तो क्वेश्चन तो सारे हमने कर लिए, इनके कर लोगे। अब ये तो हमने पढ़े दो फैक्टर्स जिन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लें, थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर और इसमें लिख लें the value of equilibrium constant, the value of equilibrium constant depend only upon temperature. The value of equilibrium constant depend only upon temperature. अच्छा, इसको दोबारा पढ़ो, जो लाइन लिखी, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या लिखा है, डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, ओनली का मतलब इसको छोड़कर किसी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब हमने जो दो फैक्टर लिखे वो है ही नहीं फैक्टर। अब ये समझना ध्यान से, पहले तो यही समझो कि ये ओनली अपॉन टेम्परेचर ही क्यों लिखा, तो यही करेक्ट होगा, ध्यान सुनना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये फैक्टर ही नहीं है। एनसीईआरटी में कहां मिलेंगे बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, उसमें मिलेंगे, ये तो मॉड्यूल में बुक्स में लिखे होते हैं, और क्यों लिखे होते हैं वो भी बताऊंगा, बट एक्चुअल में ये फैक्टर है ही नहीं जो हमने दो पढ़े, मॉड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन और
स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ये फैक्टर नहीं है, ये एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि बता तुम्हें एक रिएक्शन का के गिवन था, उसकी हेल्प से दूसरे का के लाए ना तुम, या दो का के गिवन था थर्ड का के ला रहे हो, तो ये तो यूज कर रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को। अब ये क्यों हमने फैक्टर्स में पढ़े, या ये प्रैक्टिकल फैक्टर नहीं है, प्रैक्टिकली डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। ये दोनों थियोरिटिकल फैक्टर है, ओनली थियोरिटिकल फैक्टर, कि मैं थियोरिटिकली इनको बदल सकता हूं दोनों को, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता तुम खुद सोचो। मतलब अगर सपोज रिएक्शन मैंने ली, ये कोई H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये मैंने रिएक्शन ली। अब प्रैक्टिकल फैक्टर है ही नहीं रिवर्स करना रिएक्शन को और कोएफिशिएंट्स बदलना, ये थियोरेटिकल फैक्टर है ओनली। प्रैक्टिकली मैं इनको कभी रिएक्शन, प्रैक्टिकली वर्ड का मतलब है रिएक्शन होते हुए जिसको बदल सकूं, रिएक्शन होते हुए मैं कभी इन दोनों फैक्टर को बदल नहीं सकता। तुम खुद सोचो प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हो क्या? रिएक्शन हो रही थी स्टार्ट, तो हमने हाइड्रोजन क्लोरीन को रिएक्टेंट लिया, HCl को प्रोडक्ट ले लिया, और आधी रिएक्शन हो गई और फिर हमें अच्छे नहीं लगे तो हमने उनको उठा के इधर कर दिया, इनको उठा के उधर कर दिया। कर सकता हूँ प्रैक्टिकली? रिएक्शन रिवर्स कैसे करूंगा प्रैक्टिकली? थियोरेटिकली लिखने में क्या जरा लिखना ही तो है, मैं लिख दिया उल्टा, हमने क्या पढ़ रहा, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा कर सकता हूँ। या दूसरा, तुम कभी भी कैलकुलेशन करते हो, हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत करी, मतलब हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स फिक्स रखते हो ना। ये थोड़ा कि आधी रिएक्शन तो 1/2 कोएफिशिएंट से करवाई, बीच में अच्छे नहीं लगे ये भी, तो हमने कर दिया 2H2 प्लस 2Cl2 गिव्स 4HCl। ऐसा कर सकते हो क्या? रिएक्शन हो रही थी जब, तो हमने इससे स्टार्ट करवाई, बैलेंस्ड इक्वेशन ये ली, बीच में अच्छे नहीं लगी कैलकुलेशन में तो फिर बदल दी कोएफिशिएंट। कर सकता हूं कि प्रैक्टिकली? नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो इक्वेशन ले ली बता उसी से करते हो ना कैलकुलेशन, तो पूरी थियोरेटिकली लिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिख दो मैं क्या पड़ रहा, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली नहीं बदल सकता। इन ये थियोरेटिकल फैक्टर, इसलिए तुमने कभी ध्यान से देखा हो कि किन से कौन से फैक्टर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन देखा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड या डज नॉट डिपेंड, तो कभी भी ये दो फैक्टर लिखे ही नहीं होते। इसके अलावा लिखे होते प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, वो लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैं बदल सकता हूँ प्रैक्टिकली, मतलब रिएक्शन का प्रेशर तो बदल सकता हूँ ना पिस्टन से, वॉल्यूम तो बदल सकता हूँ ना पिस्टन से ही, या कंसंट्रेशन कुछ मिला दूं, मिला भी सकता हूँ रिएक्शन होते हुए, लेकिन मतलब ये कैसे बदलूंगा कोएफिशिएंट और रिवर्स करना, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब फिर कुछ को लगता है कि जब ये फैक्टर थे ही नहीं तो पढ़े क्यों फिर, तो उसका रीजन ये लाइन जो लिखा है, इट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। इसको पढ़कर क्या लगता है कि अब कुछ भी कर ले रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम आएगा, तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते कोएफिशिएंट, क्योंकि थियोरेटिकली तो केसी का एक्सप्रेशन बदल जाएगा ना, और केसी का एक्सप्रेशन बदलेगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो जाएगी। तो हमें बदलने नहीं है कभी इन फैक्टर्स को, क्योंकि बदल दिए तो फिर के का एक्सप्रेशन अलग होती, आंसर अलग हो जाएगा उसका के का। इसलिए एक काम की चीज बोला, ध्यान सुनना, हम जो न्यूमेरिकल करेंगे आगे उनके लिए कभी भी यहां पर कोएफिशिएंट हम फ्रैक्शनल नहीं लिखेंगे। अच्छा, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होते, वो तो थर्मोकेमिस्ट्री में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पर मोल डिफाइन करने के लिए, अदरवाइज कोएफिशिएंट तो फ्रैक्शनल कभी होते ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन हमेशा लिखोगे इस चैप्टर में N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले तो पर मोल लिखना, जो बोले हीट का नाम लिखे साथ में रिएक्शन के, तब वो पर मोल डिफाइन करना। अब बस सिंपल सी चीज बोलो, थर्मोकेमिस्ट्री में बाकी चैप्टर्स में डिफरेंस, इसलिए बता, तुम बचपन से N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 पढ़ रहे हो ना, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हमने हाफ N2 प्लस 3/2H2 गिव्स NH3 लिखा था। तो ये ध्यान रखोगे, ये प्रैक्टिकली हम बदल नहीं सकते इसलिए, लेकिन इनको बदलना है भी नहीं, वरना वो थियोरेटिकली केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन बदलेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला। तो ये क्लियर सबको? अब टेम्परेचर हमने बोल तो दिया डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर,
अब ये क्या, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, मतलब क्या है, प्रेशर अगर मैं बदलू, अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पहले पूछूं, तो मैं रिएक्शन लिख दी वही N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, क्वेश्चन पूछा इस लाइन पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, जो बहुत बार कंपटीशन में आया है और आधे कुछ स्टूडेंट रॉन्ग करके आ जाते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं करोगे इसलिए पहले बोल रहा हूं। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसका केसी 25 है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल ट्रिपल करने पर न्यू वैल्यू ऑफ केसी क्या होगी, बदल मत देना उसको, क्योंकि डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर का मतलब प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस एडिशन से कोई केसी पर फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा। अब ये क्यों अफेक्ट नहीं करते ये बता दो, याद सबको है ये रटा हुआ भी, क्यों नहीं करते। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किसकी, अपनी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस ये, कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लिखा किसकी जगह हमने, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है ना ये दोनों। अच्छा था, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलना है तो बता केएफ और केबी का रेशियो बदलना पड़ेगा ना, अगर ये रेशियो बदल गया तो ये भी बदल गया। अब टेम्परेचर ही ओनली ये रेशियो बदल सकता है और कोई बदल नहीं सकता रेशियो इसका। अच्छा, कैटलिस्ट क्यों नहीं बदलता, इस लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि केएफ को भी डबल करेगा तो केबी को भी डबल, लेकिन बता इंडिविजुअली रेट कांस्टेंट को बदलता है कैटलिस्ट, बट उनका रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदल सकता वो, क्योंकि वो इसको डबल करेगा तो केबी को भी डबल करेगा, मतलब रेशियो वापस वही, बोलो। लेकिन टेम्परेचर या तो केएफ को ज्यादा बढ़ाएगा या केबी को ज्यादा बढ़ाएगा, इक्वली नहीं बढ़ाता केएफ केबी को, इक्वली नहीं बढ़ाता, या तो केबी को ज्यादा बढ़ाएगा या केएफ को। और बता, तुम खुद सोचो, अगर दोनों में से एक ज्यादा बढ़ा तो रेशियो तो बदलेगा ना। ऐसे मान लो इसको ट्रिपल करा लेकिन इसको 4 टाइम्स कर दिया, तो ये 3/4 मतलब 0.75 रहेगा ना पहले का, बोलो। तो के एफ अपॉन के बी था ना पहले तो, लेकिन अब क्या आएगा 3/4 के एफ अपॉन के बी, मतलब बता चेंज हो गया ना। या इसको 3 टाइम्स कर देता, इसको डबल कर देता, तो 3/2 के एफ अपॉन के बी मतलब 1.5 टाइम्स हो जाता। अब टेम्परेचर क्यों बदलता है, जो एनसीईआरटी में रीजन लिखा होगा वो बता। एनसीईआरटी में इसका रीजन है अरहेनियस इक्वेशन। मैंने तुम्हें बोला था बार बार, इस पूरे चैप्टर की हर रीजनिंग अरहेनियस इक्वेशन या कोलिजन थ्योरी है। अच्छा बता, अरहेनियस इक्वेशन टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट बताती है ना, बोलो। टेम्परेचर का इफेक्ट, और ये स्मॉल की है ना रेट कांस्टेंट। अच्छा बता, टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है या प्रोवाइड करता है, तो बता अगर मैं के एफ लिखूं, अब टेम्परेचर इसको बदलता क्यों है इनको, क्यों के एफ के बी को अलग अलग बदलता है, उसका रीजन यहां से के एफ लिखूंगा अगर मैं एक्सप्रेशन, तो माइनस ई एफ फॉरवर्ड बाई आर टी लिखोगे ना। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखूंगा तो ई एफ फॉरवर्ड लिखोगे। अच्छा बता, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखूंगा तो ई एफ बैकवर्ड लिखोगे ना, बोलो। अच्छा, हमने पढ़ा भी एक कोलिजन थ्योरी में, अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ बनाऊं तो बता रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो बता ये जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है ना, और ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा बता, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम या डिफरेंट, बोलो डिफरेंट। तो बता टेम्परेचर दोनों को क्या सेम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्या, फॉरवर्ड को अलग प्रोवाइड करेगा, बैकवर्ड को अलग प्रोवाइड करेगा। तो बता टेम्परेचर से के एफ के बी की वैल्यू क्या सेम आएगी क्या, बता यहां मैं अलग वैल्यू पुट करूंगा, इसमें अलग वैल्यू पुट करूंगा, तो बता के बी और के एफ क्या सेम बढ़ेंगे क्या दोनों, एक्सप्रेशन सही करो पहले तो, ऐसे देख लो पहली बार सुन रहे हो, और ये हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में,
और 1 में आएगा ये, इसीलिए दे रहा हूँ, वरना तुम रिवाइज ही नहीं करोगे वो। और वो उसका रीजन तो आयनिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देने का, इसका रीजन ये चैप्टर। अब बता, ध्यान रखो यहाँ पर, बता टेम्परेचर से KF KB इक्वली बढ़ सकते हैं क्या? मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अलग है ना, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अलग है, तो बता टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन KF KB भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो रेशियो बदलेगा ना, ये समझ में आया? लेकिन कैटलिस्ट क्यों नहीं बदलता? फिर वहां जाके सोचते हैं कुछ, क्योंकि मतलब वो जितना इसको कम करेगा उतना ही इधर भी तो कम कर देगा ना, तो वो रेशियो की वजह से सेम आ जाएगा। तो बताइए ये चीज क्लियर सबको ये? अब यहां पर, लेकिन अब ये तो हमने बता दिया कि टेम्परेचर इनको बदलता है, लेकिन मतलब वहां भी पढ़ा था हमने, क्या बता प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन KF KB को बदलते हैं क्या? तो बता, जब प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन KF KB को चेंज नहीं कर सकते तो उनका रेशियो तो वैसे ही नहीं कर सकते चेंज। अरे ये हमने पढ़ा था, 2 पर करता डिपेंड टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट तो बता, जब यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम उनको अफेक्ट कर नहीं सकते तो KF अपॉन KB को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो ये ध्यान रखोगे, कंसंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम कैटलिस्ट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या नॉट अफेक्टिंग? अफेक्टिंग तो कौन सा है? ओनली। और ये क्यों बदलता है? क्योंकि ये अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी देता है, और एनसीईआरटी में रीजन ये लिखा होगा कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता क्यों है? बिकॉज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जीज आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है, इसलिए KF KB भी अलग इफेक्ट आएगा। तो ये क्लियर सबको? ये लिख ले टेम्परेचर का। तो बताइए ये चीज क्लियर सबको? पहली चीज तो टेम्परेचर ही क्यों बदलता है प्रैक्टिकली। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख ले इसी में, the effect of temperature, the effect of temperature on equilibrium constant, on equilibrium constant is determined by बोर्ड पर से लिख लें, वेंट ऑफ इक्वेशन। अब एक टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट तो कौन बताता है? आर्हेनियस इक्वेशन। लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन बताता है? वेंट ऑफ इक्वेशन। अब इस वेंट ऑफ इक्वेशन का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन खाली बता रहा हूं, वेंट ऑफ इक्वेशन का डेरिवेशन आर्हेनियस इक्वेशन से ही करते हैं, उसी आर्हेनियस इक्वेशन से इसका डेरिवेशन, क्योंकि KF KB तो वहीं से आएंगे ना, तभी तो KF अपॉन KB लाओगे। लिख लो। अब इसके 3 फॉर्म्स हम पढ़ते हैं। एक तो ये सब हमें डायरेक्ट याद रखनी है, मतलब फर्स्ट वाली जो है, यहाँ नेचुरल लॉग के का मतलब लॉग बेस E है ना ये, और बता क्या लिखा है? इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H बाई RT, मतलब सिंगल टेम्परेचर पर वेंट ऑफ इक्वेशन। सेकंड उसी की डिफरेंशियल फॉर्म। और बता ये डिफरेंशियल फॉर्म हमने आर्हेनियस इक्वेशन की भी पढ़ी थी। और बता डी बाई डी टी नेचुरल लॉग के EA बाई RT स्क्वायर होता है वो, लेकिन यहां क्या है? डेल्टा H बाई RT स्क्वायर। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे, बता हम तो टेम्परेचर चेंज करेंगे ना। अच्छा, अगर टेम्परेचर कम करोगे बढ़ाओगे? हमने बता हमेशा बोला, जब भी किसी भी प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन टेम्परेचर का इफेक्ट बोले और ना बताए कि बढ़ाया या कम किया, तो हमेशा बढ़ाना मानेंगे। तो यहां पर भी वही, तो बता 2 टेम्परेचर पर लिख ले, इसी वेंट ऑफ इक्वेशन जो आएगी वो ऑलमोस्ट आर्हेनियस इक्वेशन की तरह ही आएगी जो हमने वहां पढ़ी, सेम उसी तरह से आएगी। बस डिफरेंस क्या होगा? जहां उसमें EA था, बताओ यहां उसकी जगह हर जगह डेल्टा H ही तो ले रहे हो ना काम में। और मैं बार बार आर्हेनियस इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज वो याद है तो ये भी याद हो गई ना, log K2 by K1 equals to delta H upon 2.303 R in bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2। मतलब वहां बस डेल्टा H की जगह EA था,
लेकिन दूसरा डिफरेंस बता, यहां पर K1 K2 जो है ये रेट कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जबकि वहां K1 K2 रेट कांस्टेंट होते थे। और ये T1 केल्विन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये T2 केल्विन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। T1 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये T2 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और मतलब T1 केल्विन लो टेम्परेचर ही मानोगे, T2 केल्विन हाई टेम्परेचर ही मानते हैं हमेशा हम। कहीं भी हमने पढ़ा बता दो टेम्परेचर यूज होंगे तो T1 T2 लो और हाई ही होंगे। अच्छा, इस log K2 बाई K1 को मैं log x अपॉन y को log x माइनस log y भी लिख सकते हो। तो इसी की दूसरी फॉर्म log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R। और बता, इसमें अगर मैं T1 T2 LCM ले लूं तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और तुम्हें बता दिया, वन में केमिकल काइनेटिक्स आएगा और माइनर टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा।